तो दोस्तों आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL की वैकेंसी आ चुकी है, वो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट के लिए। कौन से पोस्ट के लिए? तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट के लिए दोस्तों। तो कोल इंडिया जो लिमिटेड है वैकेंसी निकाल चुके हैं ये लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट के लिए। तो समझिए कि हाईएस्ट रिक्रूटमेंट होता है एंट्री लेवल पे, और इसका बेसिक पे दोस्तों 60,000 रहता है, जो कि आज की तुलना में अगर आप देखेंगे तो कोई भी PSU जो है आपका 60,000 बेसिक आपको नहीं दे रहा है। खाली अगर आप बात करें गेल की, अगर आप बात करें ONGC की, तो ये दोनों जो हैं साथ में भी 60,000 बेसिक पे दे रहे हैं, और सेल भी 60,000 बेसिक पे दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो कोई भी PSU आज की डेट पे 60,000 बेसिक पे नहीं दे रहा है। अगर आप बात करेंगे NTPC की तो 40,000 देते हैं, एक साल के बाद वो 50,000 कर देते हैं, वो अलग बात है। पावर ग्रिड भी वही हाल है, 50,000 कर देते हैं। कोई भी आप PSU की बात करेंगे तो अभी जो है 50,000 बेसिक पे ही रिक्रूटमेंट हो रहा है, लेकिन CIL में अभी भी 60,000 बेसिक पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एडवर्टाइजमेंट को। तो दोस्तों CIL में वैकेंसी आ चुकी है, और वैकेंसी आई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट की। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होने वाला है दोस्तों, वो बीटेक होने वाला है, आपको बीटेक होना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो स्टार्ट होगा दोस्तों कितना से? तो 12 मई से स्टार्ट होगा। ठीक है, कितना से स्टार्ट होगा? तो 12 मई से स्टार्ट होने वाला है, और इसका जो लास्ट डेट होगा दोस्तों 11 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, तो इस विंडो में आपको जो है अप्लाई कर देना है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, अगर पहले के हम देखें तो सबसे पहले ये लोग जो है CBT से लेते थे, मतलब अलग से एग्ज़ाम लेके लेते थे रिक्रूटमेंट। बीच में ये लोग जो है गेट के साथ मर्ज हो गए थे, यानी कि गेट एग्ज़ाम के बेस पे ये लोग रिक्रूटमेंट करते थे, और अभी फिर से ये लोग जो है अलग से एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों का गेट जो है उतना अच्छा नहीं गया है, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है, तो ये लोग देंगे CBT टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो CBT टेस्ट लेंगे दोस्तों यहाँ पे। चलिए, तो CBT टेस्ट के ही बेस पे यहाँ पे रिजल्ट होने वाला है। तो यहाँ पे कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए वैकेंसीज आई हुई है? तो यहाँ पे सिविल के लिए हो गया, इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया, मैकेनिकल के लिए हो गया, कंप्यूटर साइंस के लिए हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए हो गया, जियोलॉजी के लिए हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए हो गया, और बाकी राजभाषा और कंपनी सेक्रेटरी ये जो है नॉन टेक्निकल, इसकी वैकेंसी आई हुई है। तो हम लोगों को तो टेक्निकल पे फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो बीटेक होना चाहिए, BE होना चाहिए, BSc होना चाहिए, MCA होना चाहिए, तो इस तरह का इक्विवेलेंट डिग्री आपको होना चाहिए। तो अगर आप इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो बीटेक या BE होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएट लेवल का आपको डिग्री होना चाहिए। इसमें कुछ बच्चों का डाउट रहेगा, सर मैं पहले डिप्लोमा किया हूँ बाद में ग्रेजुएट करूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आप एलिजिबल हैं। अब बात करेंगे कि वो बच्चे जो अभी अपीयरिंग है, यानी कि जिनका अभी फाइनल ईयर चल रहा है, तो वो क्या एलिजिबल हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन आता है। तो ये बोल रहे हैं कि वो लोग एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड कि उनका रिजल्ट जो है 31/8/2026 तक आ जाए। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो आप लोग एलिजिबल हैं। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि इनकी जो एग्ज़ाम होने वाली है अगस्त से पहले हो जाने वाली है, इसका ये लोग सिम्बोलाइज कर रहे हैं, यहाँ से बताना चाह रहे हैं। इसकी पहले जो है रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जानी है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे 3 महीने के आसपास टाइम मिल जाएगा। चलिए, तो वो देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है एलिजिबल ब्रांच है यहाँ पे। तो सिविल के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, मैकेनिकल के लिए आपका हो जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनरी भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। इसमें से कोई में भी आपका डिग्री है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च। तो ये सब जो दोस्तों एलिजिबल यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। चलिए, अब बात कर लेंगे वैकेंसीज के बारे में। तो वैकेंसी जो दोस्तों कितनी आई है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप बात करेंगे सिविल ब्रांच की बात करेंगे दोस्तों, तो 178 वैकेंसी, पहले की वैकेंसी 4 पेंडिंग थी, और अभी जो फ्रेश वैकेंसी आई है 174, तो टोटल में आ गया 178 वैकेंसी। दोस्तों सिविल के लिए PSU में इतनी ज़्यादा वैकेंसी आपको जल्दी देखने को नहीं मिलती है, ये रेयरेस्ट इवेंट है समझिए कि, क्योंकि सिविल के लिए वैकेंसी जब निकलती भी है तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी एक साथ नहीं निकलती है। तो समझिए सिविल ब्रांच वाले बच्चों के लिए यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया है। ठीक है, मुँह में लड्डू फूटा वाला केस हो गया यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे दोस्तों, तो वहाँ से उससे भी ज़्यादा वैकेंसी जो है 221 वैकेंसीज। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी इतनी वैकेंसी जो है दोस्तों कम ही देखने को मिलती है।
ठीक है, बहुत जगह पे यहाँ पे इतनी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये बहुत बड़ा ऑफर है, बहुत बड़ा ऑफर है, ओपन ऑफर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल रही है। कोई बात नहीं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो वहाँ पे जो है 145 वैकेंसी है, ये भी अच्छी वैकेंसी है, लेकिन कंपेरेटिवली जो है अपने आप में कम है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वैकेंसी जो है जनरली सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, चाहे आप CIL की बात करें, चाहे आप NTPC की बात करें, अब कहीं पे भी बात करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी है कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे भी काफ़ी वैकेंसी आपको 150 के आसपास वैकेंसी मिल रही है। आप CS यानी कंप्यूटर साइंस के अगर आपके स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए 43 वैकेंसीज यहाँ पे मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आपको 38 वैकेंसीज, जियोलॉजी के लिए 15 वैकेंसीज, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अगर आपका है तो आपको 11 वैकेंसी है, और बाकी जो है वैकेंसीज वो नॉन टेक्निकल है। ठीक है, अगर बात करेंगे माइनिंग में वैकेंसी है कि नहीं दोस्तों, तो माइनिंग वैकेंसी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। चलिए, तो टोटल कुल मिलाकर आपको जो वैकेंसी हो जाएगी दोस्तों 660 वैकेंसीज है। कुल मिलाकर कितना है, तो 660 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए, यहाँ पे आपको एलिजिबल क्या है दोस्तों, आपको तो बीटेक या BE होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको 60% मिनिमम मार्क्स आना चाहिए उसमें। ठीक है, 60% मिनिमम आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, या फिर पर्सन विथ PWD कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 55% रहने से भी काम चल जाएगा। 5% का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है। चलिए, बाकी अगर बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों होने वाला है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT के आधार पर आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है होने वाला है। ठीक है, आपको टेस्ट सिटीज़ कहाँ कहाँ पे यहाँ पे टेस्ट सिटीज़ आपको दिया जाएगा, तो समझिए कि आपको जो टेस्ट सिटीज़ है बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जो है 3 टेस्ट सिटीज़ को आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए मिला जाएगा, और जो है जनरली वहीं पे आपको जो है टेस्ट दिया जाएगा। तो हर एक स्टेट में 2-3 इंपॉर्टेंट सर जो होते हैं तो आपको ऑप्शन में मिलेंगे, और वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। चलिए, बात कर लेते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम में जो है क्या क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का, 3 घंटे का पेपर होगा। उसमें 2 पार्ट होगा और एक ही सीटिंग में पूरा होगा। ठीक है, 3 घंटे का एक ही सीटिंग में 2 पेपर लिया जाएगा, एक होगा पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। ठीक है, तो एक होगा पेपर 1, एक होगा पेपर 2। पेपर 1 में दोस्तों यहाँ पे नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा। ठीक है, पेपर 1 में क्या होगा, नॉन टेक्निकल, यानी कि GK हो गया, अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया। और पेपर 2 में हो गया दोस्तों आपका प्रोफेशनल नॉलेज, जो कि आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिसिप्लिन रिलेटेड। ठीक है, डिसिप्लिन रिलेटेड, आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिविल के हैं तो सिविल से, तो इस तरीके का होगा। ठीक है, दोनों जो है 100-100 मार्क्स का होगा। दोनों क्या होगा, 100-100 मार्क्स का होगा। अगर आपको क्वालिफाई करना है दोस्तों, अगर इसमें आपको क्लियर रहना है, तो आपको समझिए कि 160 प्लस के आसपास स्कोर आपको होना चाहिए। ठीक है, 160 प्लस आपका स्कोर होगा तो आप समझिए कि श्योर रहिए कि आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कहाँ पर ध्यान देना है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि डिसिप्लिन में तो आपकी पकड़ अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन में तो आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो डिसिप्लिन में तो आपको अच्छा पकड़ होना ही चाहिए। बात करें यहाँ पे GK, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश की, तो यहाँ पे रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश दोस्तों मॉडरेट पूछते हैं, हार्ड नहीं पूछते हैं। ठीक है, सिंपल समझिए बोल सकते हैं कि पूछते हैं। बात करें यहाँ पे जो है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस दोस्तों, यहीं पे आपको जो है एज मिलेगा। यहीं पे अगर आपका अच्छा है, जनरल अवेयरनेस आपको अच्छा है, जनरल नॉलेज आपका अच्छा है, तो यहाँ पे आपको एज मिलेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको जो है ज़्यादा एज मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। तो बाकी आपको डिसिप्लिन रिलेटेड तो रहना ही है, लेकिन आप जान लीजिए कि आपको जो है कम से कम जो है 150 प्लस स्कोर रखना है, क्योंकि CBT में दोस्तों यही दिक्कत हो जाती है कि इनका जो है कटअप बहुत ज़्यादा चला जाता है। CBT का यही दिक्कत है, चाहे आप HPCL की बात करें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं पूछ जाएंगे, मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको क्या है बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। यही CBT का दिक्कत है, और यही गेट एग्जाम में आपको राहत मिल जाता है। जो बच्चे आप गेट की तैयारी करते हैं और अच्छा तैयारी करते हैं, तो यही जो है उनको राहत मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कितना ही मार्क्स लाइए, 60-70 मार्क्स ले आए तो आपका जो है सिक्योर हो जाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन CBT में आपको जो है हाईएस्ट मार्क लाना है, कोई दिक्कत, कोई नीचे से कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, आप 140 भी लाते हैं तो आपको जो है चांसेस है कि आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा ला सकें उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग जगह से आए हुए रहते हैं, तो अच्छा स्कोर हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ईजी रहता है, तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी रह गई और अटेम्प्ट अच्छा कर लिया तो उसका काम हो गया। तो हम लोग को यहाँ पे जो है स्कोर हाई करने का रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कोई उपाय नहीं है। प्रैक्टिस आप करके जाइएगा, टेस्ट सीरीज दे के जाइएगा, ताकि आपको पूरा पैटर्न आपको जो है, ऐसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या पैटर्न होने वाला है। अगर आप बात करेंगे पेपर 1 में तो 25-25-25-25 चारों नंबर होने वाला है। अगर आप जनरल नॉलेज की बात करें तो 25 नंबर का, रीजनिंग का 25 नंबर का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तो 25 नंबर का, और जनरल इंग्लिश भी 25 नंबर का होने वाला है।
ठीक है। बाकी 100 नंबर का आपका टेक्निकल तो होने ही वाला है। तो इसका टेस्ट सीरीज जरूर देके जाइएगा दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ पहुँचे और अचानक से घबरा गए, ठीक है। तो इसका मल्टीपल टेस्ट आप अटेम्प्ट करके जाइएगा, आप देख लीजिएगा कि किस लेवल का जो ये लोग क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में किस लेवल का क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको टेक्निकल में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका अच्छे से पढ़ें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नॉन टेक्निकल में जो है खास करके जीके और अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पे एक बार ध्यान दे दीजिएगा कि किस लेवल का ये लोग पूछ रहे हैं, ताकि आपको जो है यहाँ पे मार्जिन एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। चलिए, बाकी यहाँ पे जो है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के हैं तो मिनिमम जो है 40 मार्क्स लाना होगा दोनों पेपर में। वैसे ओबीसी में है तो 35, और एसटी एंड पीडब्ल्यू है तो मिनिमम आपको 30 मार्क्स लाना है, 30 मार्क्स लाना है दोनों पेपर में, ठीक है। तो ये तो हो ही जाएगा। चल, ठीक है दोस्तों। अगर बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की दोस्तों, तो यहाँ पे 1180 रुपये लगने वाला है, 1000 प्लस जीएसटी। तो ये वाला तो आपको जनरली जो भी सीबीटी एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लेवल में, तो इसका जो है यही रहता है। एचपीसीएल में भी यही आपका देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोई पेमेंट को नहीं देना है। ये पेमेंट देना है किसको, ठीक है, तो पेमेंट देना है जनरल को, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को खाली पेमेंट देना है, बाकी लोगों को कोई पेमेंट नहीं देना है। चलिए, बात करेंगे अपर एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है दोस्तों 30 अप्रैल को, ठीक है, अभी जस्ट जो 30 अप्रैल गया है उसमें जो आपका एज है 30 होना चाहिए, ठीक है, 30 या 30 से कम होना चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट की बात हो रही है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एनसीएल हैं, तो 3 साल की आपको छूट मिलती है, तो हो जाएगा 33। अगर एसटी एससी हैं तो 35, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको जो है जैसे गवर्नमेंट में रिलैक्सेशन होता है तो वो सब रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। चल, अब देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो और यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि आपको पेमेंट क्या मिलेगा दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेमेंट ही जरूरी है। क्योंकि जब आप लोग तैयारी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का मल्टीपल जगह सिलेक्शन हो जाता है, एनटीपीसी में हो गया, आईओसीएल में हो गया, ठीक है, वो एनजीसी में हो गया, तो आपको ये चुनना पड़ता है कि किस में आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि आपको जो ज्वाइनिंग होगा E1 ग्रेड में होगा, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट पे E1 ग्रेड में आपको ज्वाइनिंग होगा। आपका जो पे स्केल रहेगा दोस्तों 60,000 से 1,80,000 तक रहेगा। इनिशियल जो आपको बेसिक पे मिलेगा वो 60,000 मिलेगा, ठीक है। आपका जो होगा 60,000 प्रति मंथ बेसिक मिलेगा, ये खाली बेसिक है। इसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, कैफेटेरिया मिलेगा, ठीक है, हार्डशिप अलाउंस मिलेगा। तो बहुत सारे यहाँ पे अलाउंसेस जो है दोस्तों मिलते हैं। इनकी सैलरी जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा होती है, वो एनजीसी के आसपास होती है सैलरी इसकी दोस्तों। इसकी और ओएनजीसी की सैलरी जो है लगभग सिमिलर होती है। इवन सीआईएल का ही बोल सकते हैं एक प्रकार से ज़्यादा सैलरी होती है, ठीक है। इनकी सैलरी दोस्तों आप बोल सकते हैं कि 1,40,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी आता है, टैक्स वगैरह सब काट के 1.4 लाख पर मंथ। ये सैलरी दोस्तों बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। चलिए, साथ में आपको क्या क्या मिल जाता है दोस्तों, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे डीए मिल जाएगा, ठीक है, डीए मिल जाएगा आपको, एचआरए मिल जाएगा, आपका जो अलाउंसेस मिल जाएगा, कैफेटेरिया अलाउंसेस मिल जाएगा, पीआरपी भी दोस्तों, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी दोस्तों यहाँ पे बढ़िया मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएगा, बहुत ए क्वालिटी का जो है, ए ग्रेड क्वालिटी का आपको जो है मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे चीज़ आपको जो है जैसे कि बाकी सब पीएसयू मिलता है वो भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे जो है दोस्तों मिलेगा। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि सीबीटी एग्जाम होगा, उसकी बेस पे आपको शॉर्टलाइज किया जाएगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए एक बार, डॉक्यूमेंट का लिस्ट में क्या क्या है, ये सब डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। चलिए, डॉक्यूमेंट को हमेशा प्रिपेयर करके रखने हैं, और ठीक है, तो अभी से आप डॉक्यूमेंटेशन में लग जाइए, डॉक्यूमेंटेशन में लग जाइए, आप फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा। चलिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपका वैकेंसी था CIL का वैकेंसी था कोल इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे बीटेक और BE ग्रेजुएट लेवल का डिग्री आपको होना अनिवार्य है, ठीक है, डिप्लोमा के लिए वैकेंसी जो है नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वैकेंसी में, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे जो है वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह के वैकेंसीज आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, ठीक है, और स्ट्रैटेजी वीडियो भी लाते रहेंगे। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारा इस तरह का वीडियो मिल जाएगा। बाकी सब पीएसयू का भी क्या पे ग्रेड है, कहाँ पे क्या फैसिलिटी मिलती है, ये सब वीडियो भी जो है इसमें बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं।